डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाज कार्य विभाग, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ज्योतिर्मय परिसर के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BSW पाठ्यक्रम 203 के भाग 2 की यूनिट 14, जिसका नाम है भारत में आर्थिक विकास का मतलब, आर्थिक विकास के जो संकेतक, इंडिकेटर और आर्थिक सेक्टर्स को समझना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के यूनिट के अंदर हम अर्थशास्त्र विकास के जो संकेतक होते हैं, जिसके अंदर हम राष्ट्रीय आय की बात कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए वीडियो लेक्चर को हम आज की इकाई के उद्देश्य के माध्यम से शुरू करते हैं। तो आज की इकाई के उद्देश्य है परिवर्तन और मापन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। हमारे देश के अंदर जो विकास में परिवर्तन है उसका माप कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी को प्राप्त करना। आर्थिक विकास के अर्थ और उसके जो संकेतक है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझना। अर्थ और उसके संकेतक क्या क्या हैं, जो हमारे आर्थिक विकास के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, इसको समझना। और भारत में आर्थिक विकास की स्थिति का विश्लेषण भी आप इसके वीडियो के लेक्चर के बाद कर पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र थे। तो अर्थशास्त्र एक जो है ग्रीक शब्द है, जो ओकिनोमस से लिया गया है। इसका संस्कृत में अर्थ है उद्देश्य या कुछ पाना। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार 2500 वर्ष पहले कौटिल्य ने अपनी एक पुस्तक अर्थशास्त्र में मानवीय आर्थिक गतिविधि पर विचार प्रस्तुत किए, और पंडित रुद्र प्रताप श्याम शास्त्री ने 1909 में इसका संस्कृत का संस्करण भी प्रकाशित किया। अगर हम भारतीय संदर्भ में ही बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो हमारे अंदर यहाँ पर तत्व चिंतन में 4 प्रकार की तत्वों की बात हुई, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ किसी भी मानव जीवन के उद्देश्य के लिए होते हैं, और इसमें अर्थ भी एक संबंधित गतिविधि है, जिसका सीधा सीधा संबंध जो है अर्थव्यवस्था से है या अर्थशास्त्र से है। तो अर्थ हमारे व्यक्ति के जीवन में या किसी देश के जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग रखता है। विद्यार्थी मित्रों, हम शुरू करते हैं। आर्थिक विकास क्या हो सकता है? किसी देश का आर्थिक विकास को हम कैसे मापते हैं, कैसे देखते हैं या कैसे समझते हैं? तो आर्थिक विकास जो होता है किसी देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि को दर्शाता है। विद्यार्थी मित्रों, जिस प्रकार व्यक्ति की आय भी बढ़ती है तो उसका विकास होता है, ऐसे ही जो देश है अगर उसकी राष्ट्रीय आय में एक निरंतर वृद्धि होती है तो उसको वह आर्थिक उसके विकास को दर्शाता है। तो विकास में केवल आर्थिक विकास ही नहीं होता है, इसके अंदर सामाजिक परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रख सकता है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम विकास के पैमानों की बात करें, किसी देश का आर्थिक विकास का पैमाना क्या है, तो उसमें केवल अर्थ को ही नहीं बल्कि उसकी सामाजिक परिवर्तन में भी जो परिवर्तित हुआ या जो विकास हुआ उसको भी मापा जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम बात करें राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो देश की जो कुल जनसंख्या है उसके अनुसार राष्ट्रीय आय में जो हमारी वृद्धि हुई उसके अनुसार हम आर्थिक विकास को मापते हैं। प्रति व्यक्ति आय, जो देश के अंदर हम रहने वाले हैं उसके अंदर प्रति व्यक्ति आय जो एक औसत आय होती है उसको हम मापते हैं। अगर उसमें निरंतर विकास हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये देश का भी विकास हो रहा है। तो आर्थिक, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसके अंदर कुल राष्ट्रीय आय में हम जो भाग देते हैं हमारी कुल जनसंख्या कितनी है। अगर हम हमारी जो कुल राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उसके अंदर हमारी जो जनसंख्या है उसका अगर हम भाग देते हैं तो हमको प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वो हमको मिलती है। और जीवन स्तर में सुधार, अगर विद्यार्थी मित्रों हमारे देश के अंदर भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी जो मूलभूत सुविधा है वह किस स्तर पे बढ़ी है, इसका आकलन भी करके हम किसी देश की आर्थिक विकास को हम समझ सकते हैं। तो भारत में जो आबादी है वह राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से अनाज, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, आज़ादी के बाद हम बात करें तो भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय आय में भी निरंतर वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी निरंतर वृद्धि हुई है, और जो मूलभूत सुविधाएं हमारे देश के अंदर हैं, सेवाएं हैं, उनमें भी निरंतर देश के अंदर वृद्धि हुई है। हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो ढांचागत विकास है वो भी भारत के देश के अंदर निरंतर हुआ है। तो ये किसी भी देश के आर्थिक विकास को समझने के एक महत्वपूर्ण पहलू थे। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम आगे बात करते हैं आर्थिक विकास के संकेतक क्या है, इंडिकेटर क्या है, किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है इसको मापन के लिए
हमारे पास इंडिकेटर क्या है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पैरामीटर्स क्या है, उसको हम समझते हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास हुआ है, यह नहीं हुआ है, इसकी गति कितनी है, यह कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, इसकी सीमा कितनी है, ये सब जानने के लिए जिन कारकों का उपयोग किया जा सकता है उसको हम आर्थिक विकास के संकेतक कह सकते हैं। किसी देश का विकास निरंतर हो रहा है, किसी देश का विकास रुका है, किसी देश का विकास किस सीमा तक होगा, ये सभी जो कारक हैं इसको हम जिन जिन माध्यमों को माध्यम से जानते हैं उसको हम आर्थिक विकास के संकेतक कहते हैं। अगर विद्यार्थी मित्रों हम एक एक संकेतक को देखते हैं तो भारत के अंदर राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, भारत की जो राष्ट्रीय आय है जिसको हमने पहले भी चर्चा की, उसमें वृद्धि दर अगर दर्शाती है तो यह एक हमारे आर्थिक विकास को दर्शाता है। लंबी अवधि में वास्तविक आय में वृद्धि को मापता है, मतलब किसी लंबे समय के अंतराल में हमारी जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई है उसको हम नापते हैं और हमारे किसी राष्ट्र की आय की विकास दर को हम निकालते हैं। ऐसे ही हम बात करें प्रति व्यक्ति आय, जो हमने बात की, तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर, अगर प्रति व्यक्ति आय में किस दर से वृद्धि हुई है पिछले जो एक लंबे अंतराल में, तो उससे भी हम आर्थिक विकास का एक संकेतक मानते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई, अगर ये नकारात्मक रहती है तो हमारा आर्थिक विकास भी नकारात्मक रहता है, तो इसमें वृद्धि दर को हम मापते हैं। ऐसे ही हम बात करें PQLI, जिसको हम बोलते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक, जिसके अंदर हमारी लाइफ जो हमारा जीवन स्तर है वह किस स्तर का हम जी रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं साक्षरता की बात कर सकते हैं, जिसके अंदर हम शिशु मृत्यु दर की बात कर सकते हैं, इन सब का मापन किया जा सकता है, उसको हम भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक बोलते हैं। ऐसे ही हम बात करें आगे जो है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, इसके अंदर व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसका एजुकेशन का लेवल और उसका जीवन का स्तर, ये सब माप के एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है संकेतक के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके माध्यम से भी उस देश की आर्थिक विकास को हम माप सकते हैं, या इंडिकेटर वो हमें उस देश के विकास की गति को हमें बताते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम PQLI, जिसको हमने बात किया जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इसको हम थोड़ा स्पष्ट करें, इसका मापन कैसे किया जा सकता है, तो मॉरिस के द्वारा ये PQLIT के अंदर 3 घटकों में समान वितरण करके 100 अंक दिए और उसका मापन अंकगणित के रूप में किया जा सकता है, जिसके अंदर शिक्षा का प्रमाण, किसी देश के अंदर साक्षरता का प्रतिशत उसकी शिक्षण की स्थिति को दर्शाता है। उसके अंदर ऐसे हम बात करें उसकी अपेक्षित आय कितनी है, जन्म के समय व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा, ये उसकी स्वास्थ्य सेवा पर निर्भर करता है, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, इसका भी मापन किया जाता है। और प्रति व्यक्ति, जिसको हम शिशु दर बोलते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले शिशुओं की मृत्यु जो होती है उनकी संख्या, तो इन तीनों मानकों को मिलाकर गणितीय रूप से PQLI का निर्धारण किया जा सकता है और जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसी देश का हमको प्राप्त होता है। ऐसे ही हम बात करें मानव विकास सूचकांक, जिसको हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया, ये 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान के अनुसार ये दिया गया, जिसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आर्थिक और सामाजिक दोनों मापदंडों में सम्मिलित करते हुए किसी देश को एक सूचकांक या रैंकिंग दी गई, उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। इसके अंदर भी 3 प्रकार के पैरामीटर्स हमको देखने को मिलते हैं विद्यार्थी मित्रों। अपेक्षित आय, जन्म के समय जो जनसंख्या की अपेक्षित आय कितनी है, जैसे 50 वर्ष से कम आयु को स्वास्थ्य से वंचित माना जा सकता है, या अपेक्षित आय, कोई देश के अंदर व्यक्ति पैदा हो उसकी अपेक्षित आय कितनी, आयु कितनी होगी, उसके अनुसार भी एक मापन किया जाता है। उसके अंदर शिक्षा, स्कूलिंग के अनुसार औसत वर्ष या अपेक्षित वर्गों ने कितनी शिक्षा ग्रहण की है, इसका भी मापन किया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP बोलते हैं, उसके आधार पर भी उसके जीवन स्तर का मापन किया जाता है। और इन तीनों पैरामीटर्स को मिला के हमें मानव विकास सूचकांक प्राप्त होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान 0 से 1 के बीच में होता है, और 2014 के अंदर हम नॉर्वे देश की बात करें तो वह प्रथम स्थान पे था और भारत उसी समय 130वें स्थान पर था। तो ये 3 जो पैरामीटर है, अपेक्षित आय, उसके अंदर शिक्षा की स्थिति और उसके जीवन स्तर, इन तीनों को मिलाकर मानव विकास सूचकांक का अध्ययन किया जाता है। 2015 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका अगर हम देखते हैं तो 2015 के अनुसार जो है नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे था, वहीं भारत जो है 188 देशों ने भाग लिया, उसमें 130वें स्थान पर भारत था। भारत में जो है मध्यम मानव विकास के वर्ग में शामिल था, हमारे यहाँ विकास तो हुआ लेकिन मध्यम वर्ग में हुआ। और अंतिम स्थान पर हम बात करें तो अफ्रीका का जो नाइजीरिया देश है वह अंतिम स्थान पर था। तो इसके अंदर हम बात करें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सीमाएं हैं, केवल 3 संकेतक
को ही इसमें शामिल किया जा सकता है। तीनों का समान महत्व होता है और उनकी सापेक्ष प्रकृति को ही वो दर्शाता है। पिछली स्लाइड में हमने 3 जो पैरामीटर्स देखे, इन तीनों को ही इसमें शामिल किया जा सकता है और ये इनकी सापेक्ष प्रकृति जो है वो दिखाता है और इस प्रकार हमें मानव डेवलपमेंट इंडेक्स प्राप्त होता है। ऐसे विद्यार्थी मित्रों, हम अर्थव्यवस्था के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनको हम देखते हैं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों में 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करें भारत के अंदर भी, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो जो सीधे जैसे हम बात कर सकते हैं उत्पादन इकाई है, जो किसान जो उत्पादन कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, मत्स्य पालन कर रहा है, कोई माइनिंग हो रही है या कोई किसी भी प्रकार का छोटा उत्पादन हो रहा है, तो वह उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में दे सकते हैं। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें, जिसके अंदर बड़े उद्योग हैं, बड़े औद्योगिक इकाइयां हैं, निर्माण कार्य है, कच्चे माल का निर्माण करना है, तो ये सब द्वितीय क्षेत्र होता है। ऐसे ही हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं बैंकिंग सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब प्रकार की सेवाएं, ये तृतीय क्षेत्र है। तो ऐसे हमारे पास 3 अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंदर हम प्रोडक्शन की बात की, द्वितीय क्षेत्र के अंदर हमने प्रोडक्शन की बात की लेकिन बड़े स्तर पे प्रोडक्शन की बात की, तृतीय स्तर पे हमने जो हमारे यहाँ पे सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा या बैंकिंग सेवाएं हैं, वह सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे 3 क्षेत्र मिलके हमारे अर्थव्यवस्था के निर्माण करते हैं और ये तीनों ही प्रमुख क्षेत्र हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के जो वीडियो लेक्चर में हमने हमारे जो आर्थिक विकास के सूचकांक को हमने समझा और आर्थिक विकास के सूचकांक में जो 4 प्रमुख थे, किसी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करना, प्रति व्यक्ति आय का आकलन करना, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन करना, तो ये 3-4 प्रकार के जो थे उसके माध्यम से हम किसी देश की आर्थिक विकास किस गति से हुआ इसका हम मापन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न के माध्यम से आप अपने जो आज के वीडियो लेक्चर से जो सीखा उसको आप अपनी जांच कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर इस विषय पर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं, इस पे जाकर आप और इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप सभी ने आज का वीडियो लेक्चर ध्यानपूर्वक सुना, इसके धन्यवाद।